एक लड़की जिसकी उम्र महज 11 साल होती है, जो अपने माता पिता और अपने भाई के साथ कुंभ मेले में घूमने के लिए जाती है। दोस्तों, वहां जाने के बाद वो अपने आप को कुछ हारा हुआ, कुछ थका हुआ महसूस करती है। वो अपने माता पिता से पीछे की तरफ खींचने लगती है, तभी वहां से वो अचानक गायब हो जाती है। दोस्तों, जब माता पिता पीछे मुड़कर देखते हैं तो माता पिता का हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि उनकी लड़की अब उनके साथ नहीं होती। खोया पाया केंद्र में जाया जाता है, वहां जाकर शिकायत दर्ज की जाती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाया जाता है, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद भी वो माता पिता को नहीं मिलती। अब हार थक कर माता पिता वापस अपने गाँव आ जाते हैं। दोस्तों, 2013 का ये वाक़या होता है, लेकिन अब 2025 में जब दोबारा कुंभ लगता है तो माँ यहाँ पर अपनी बच्ची को याद कर करके रोने लगती है। वो अपने पति से कहने लगती है कि मैं दोबारा कुंभ जाना चाहती हूँ, मुझे मेरी लड़की वहाँ पर जरूर मिल जाएगी, ये मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे। लेकिन उसका पति उसे समझाते हुए यही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारी लड़की 12 साल तक हमें नहीं मिली तो क्या अब वो हमें मिल जाएगी, ऐसा तुम मत करो। लेकिन यहाँ पर पत्नी अपने पति से जिद कर बैठती है और जिद करके फिर अपने पति को साथ लेकर उसी कुंभ के मेले में पहुंच जाती है। और वहां जाकर जो इतना बड़ा चमत्कार होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करोड़ों की भीड़ में वो लड़की अचानक उनके सामने आ जाती है। दोस्तों, जब ये माता पिता उस लड़की से उसकी अपबीती पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि तू बेटा इतने दिन कहाँ रही थी, वो लड़की रो रो कर अपना पूरा हाल बताती है, तो माता पिता की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू हो। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये साल 2013 में स्टार्ट होती है। गुजरात में एक परिवार जो बहुत ही गरीब होता है, परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम गंगाराम होता है, उसकी पत्नी का नाम शारदा होता है, इनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी जिसका नाम बबीता होता है जिसकी उम्र 11 साल होती है, एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। ये सभी के सभी लोग ट्रेन बुक करके सीधे 2013 में प्रयागराज में कुंभ का मेला देखने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर ये अच्छे से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है जिद करने लगता है कि मेले में मुझे घूमना है, मुझे सामान खरीदना है। लेकिन जो बेटी होती है बबीता, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। वो कहने लगती है कि मुझे मेले में नहीं घूमना, मुझे सोना है, बस अपने तम्बू में आप लोग मुझे लेकर चलिए। लेकिन यहाँ पर माता पिता बेटे की जिद के आगे टूट जाते हैं और बेटी से कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर में ही तुझे सुला दिया जाएगा, तू चल, थोड़ी देर और थोड़ी दूर और चलना है, तू चल हमारे साथ। उसके बाद बेटी इनके पीछे पीछे चलने लगती है। अचानक ही वहां से ये बेटी गायब हो जाती है। जब माता पिता पीछे घूमकर देखते हैं तो माता पिता को कहीं भी ये बेटी दिखाई नहीं देती। अब माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। वहां पर खोया पाया केंद्र होता है, उसमें शिकायत दर्ज करवाई जाती है, लेकिन कहीं भी इस बच्ची का पता नहीं चल पाता। दोस्तों, अगले दिन इनकी ट्रेन होती है, वो ट्रेन भी छूट जाती है। उससे पहले ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस वाले इनसे कहते हैं कि उस बच्ची का कोई फोटोग्राफ्स आपके पास है, तो इनके पास ना तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन था, छोटा फ़ोन था, उसमें कोई फ़ोटो वगैरह नहीं था। फिर यहाँ पर जो पिता गंगाराम होता है अपने गांव, अपने घर आते हैं और वहाँ से फिर एक फ़ोटोग्राफ लेकर जाते हैं और पुलिस वालों को लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद देकर आते हैं। लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले उनसे यही कहते हैं कि भाई अगर हमें पता चल गया तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, आपकी बेटी आपके पास पहुँचा दी जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो बेटा होता है विवेक, वो भी अब बड़ा होने लगता है। विवेक बड़ा होकर मुंबई में जॉब करने लगता है, वो मुंबई चला जाता है। इधर जो माता पिता हैं वो अपना समय ऐसे ही घर पर व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब शारदा यहाँ पर गंगाराम से कहने लगती है कि 2025 में वही कुंभ का मेला प्रयागराज में लग रहा है, हम दोनों वहाँ पर चलें और अपनी बेटी की दोबारा से वहाँ पर खोजबीन करें। गंगा मैया से मैं पूछूंगी कि आपने
कि हमारी बेटी को हमसे क्यों छीन लिया, हमने कौन सा बड़ा पाप किया था। यहाँ पर जो पति होते हैं वो बार बार उनसे मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वहाँ जाने के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर पत्नी जिद में अड़ जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, अगर मैं भी वहाँ से गुम हो गई तो मुझे भी तुम ढूंढते रहना। अब यहाँ पर पति एकदम से परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपने बेटे विवेक के पास फ़ोन करता है कि तेरी माँ इस तरह की जिद में अड़ गई है। तो विवेक यहाँ पर आज पैसा कमाने लगता है। विवेक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खाते में पैसे डलवा देता हूँ, तुम यहाँ से दोनों की दोनों ट्रेन बुक करके चले जाओ, मैं टिकट भी तुम्हारे पास भिजवा देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर गंगाराम और शारदा दोनों दोनों तैयार हो जाते हैं और 14 जनवरी 2025 को वो कुंभ प्रयागराज में पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो शारदा देवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। गंगा माँ से यहाँ पर विनती करने लगती है, कहने लगती है कि माँ हमने कौन सा पाप किया है जिस वजह से हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई, आज तेरा ही सहारा है, तू ही कोई चमत्कार कर दे, मेरी बेटी को मुझे दोबारा मिला दे। दोस्तों ऐसी भावना लेकर जब ये गंगा में डुबकी लगाती है और डुबकी लगाने के बाद जैसे ही बाहर की तरफ निकलती है तो सामने इसकी बेटी खड़ी होती है। दोस्तों बेटी को देखकर माँ के हाथ पैरों से मानो जान ही निकल गई है। उसे ऐसा लगता है कि साक्षात देवी ने यहाँ पर आकर दर्शन दे दिए। जब वो अपनी बेटी को देखती है तो यहाँ पर बेटी भी अपनी माँ को देखती है, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब पिता अपनी बेटी को देखता है तो पिता भी यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर यहाँ पर पिता और माँ दोनों के दोनों अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि बबीता तुम यहाँ पर कैसे, इतने दिन तुम कहाँ रही थी, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हें हमारी याद कभी क्यों नहीं आई, क्या तुम अपने घर नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पर बबीता कहने लगती है कि जो ये लड़का तुम देख रहे हो इसी के सहारे से मैं आज जिंदा हूँ, वरना मैं जिंदा नहीं रहती। अब यहाँ पर बबीता अपनी अपबीती बताने लगती है। अपबीती बताते हुए बबीता बताती है कि जैसे ही तुम लोग आगे आगे चल रहे थे, पीछे दो व्यक्ति आते हैं और दोनों व्यक्ति मुझे बहकाते, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे तंबू के पास हमारा तंबू है, वहाँ जाकर हम तुझे सुला देंगे, तू हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल देती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे क्या सूंघाते हैं, मुझे होश ही नहीं रहता। उसके बाद ये लोग मुझे बिहार ले जाते हैं, बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाते हैं और उसके बाद ये मेरे साथ में कितना घिनौना काम करते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। और फिर जब इनकी हवस पूरी हो जाती है तो ये मुझे कलकत्ता के एक कोठे पर बेच देते हैं और वहाँ पर मुझे नज़र बंद करके रखा जाता है। 6 साल तक मैं वहाँ पर कोठे के अंदर रहती हूँ। 2019 तक मैं कलकत्ता के कोठे में रहती हूँ, लेकिन 2019 के बाद मुझे इस कोठे से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाता है और 2019 के बाद मैं दिल्ली के एक कोठे में रहने लगती हूँ। वहीं पर हर लोग में नए नए ग्राहकों को मनाया करती, उनके लिए अपने शरीर का सौदा किया करती। इसी तरह से मेरा जीवन चल रहा होता है और साल आ जाता है 2023 में बिहार का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संजय है, जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये वहाँ पर आता है। इसे भी लड़कियों का शौक़ होता है। ये मेरे पास आता है और मेरे से बातचीत करता है। जब मेरी अपबीती ये सुनता है तो इसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। फिर मैं इससे कहती हूँ कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, मेरे लिए तो कोई जरिया ही नहीं। लेकिन ये एक जिद पर अड़ जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा। फिर यहाँ पर जो कोठे का एक मैनेजर होता है उससे ये बातचीत करता है। वो इससे 5 लाख रुपए की डिमांड करता है कि 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें यहाँ से इस लड़की को निकलवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये लड़का उससे कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो मैनेजर मानता नहीं। फिर 2 लाख रुपए में सौदा तय किया जाता है। साल 2023 में ही ये मुझे उस कोठे से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद साल 2023 में ही ये मेरे साथ में शादी कर लेता है और उसके बाद मैं कुछ दिन तो दिल्ली में इसके साथ रहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में ये जॉब किया करता है। और कुछ दिन के बाद बिहार चली जाती हूँ और बिहार जाने के बाद जब 2025 आ जाता है, कुंभ का मेला लगता है, तो मेरे अंदर भी पता नहीं क्या भावना जागती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उस कुंभ के मेले में मुझे दोबारा जाना चाहिए। मैं अपने घर इसलिए नहीं आना चाहती, मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही घिनौना काम था। इस तरह की लड़की को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर माता पिता रोते रहते हैं।
और माता पिता रोते रोते कहने लगते हैं कि ये भगवान का चमत्कार है जिसने हमें मिला दिया। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की 12 साल बाद दोबारा मिलती है, लेकिन 12 सालों में इस लड़की ने जितनी यातनाएं झेली, इसके साथ जितना कुछ हुआ, कभी भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। दोस्तों, इस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन यहाँ पर 2023 में जब संजय से मिल जाता है, उसके बाद इसका जीवन कुछ स्थिर होने लगता है और इसका जीवन कुछ आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, फिर अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं अपनी बेटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपना जो इनका दामाद बन चुका होता है उसके पैरों को छूने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारी बेटी को अपना लिया, भला ऐसी लड़की को कौन अपनाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो इनका दामाद बना होता है संजय, वो इन दोनों को उठाता है और कहता है कि माँ पापा आप ऐसा मत करो, मेरे पैर मत छुओ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, मुझे आपकी लड़की से प्यार था इसलिए मैंने इसके साथ में शादी की। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माता पिता हैं वो अपने दामाद से कहने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं, क्या इसमें आपकी सहमति है। तो यहाँ पर वो हाँ में सर हिला देता है, कहता है कि ठीक है। फिलहाल वो अभी प्रयागराज में ही है और जो यहाँ पर इनका बेटा होता है विवेक, वो मुंबई में जब फ़ोन पर इस तरह की बातें सुनता है कि उसकी बहन मिल चुकी है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो हाल फिलहाल ही अपनी टिकट करवा के मुंबई से सीधा प्रयागराज आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये कोई चमत्कार से कम नहीं कि प्रयागराज में 12 साल के बाद उनकी बेटी मिल जाती है। दोस्तों, क्या आप इसे चमत्कार कहेंगे या कुछ और कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,